नमस्कार। आज इस नई वीडियो के साथ अपन फिर से आ गए हैं। जैसे कल अपन ने बात करी थी कि एकदम बेसिक से फिर से एक नई वीडियो के साथ अपन शुरुआत करेंगे। और शुरुआत किसी की करनी है, बेसिकली वही कि स्टॉक मार्केट में कैसे आए। नॉर्मली क्या होता है कि आज सोशल मीडिया की वजह से अपन देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं। 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 50 लाख का प्रॉफिट, ये वाली चीज़ें डालते हैं। तो इनसे इन्फ्लुएंस होके अपन नॉर्मली स्टॉक मार्केट में आते हैं जनता। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में इन चीज़ों के लिए नहीं आना है, क्योंकि उनमें से कितना सही है कितना गलत है ये अपन को पता ही नहीं। और सेबी का लेटेस्ट अभी डाटा आया था, उसके हिसाब से 91% लोग 91% लोग तो लूज कर रहे हैं। और एवरेज लॉस है जो है लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में है एक रिटेल इन्वेस्टर का। इन्वेस्ट तो करते नहीं है वो अपना सीधे सीधे आ जाते हैं सबसे पहले ऑप्शंस में। डायरेक्ट डीमेट ओपन किया, 10 मिनट का काम है, कोई भी रेफर कर देता है, 200-400 रुपये रेफरल के मिल जाते हैं। या कोई सब ब्रोकर होता है, वो उनको इन्फ्लुएंस करता है कैसे भी करके डीमेट ओपन कीजिए, बहुत अच्छा पैसा बनता है, छोटी सी कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, 5,000 से 10,000 से अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा, हम कॉल दे देंगे, हम टिप्स देते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से फिर कॉल पुट खेलना स्टार्ट करते हैं। और कॉल पुट खेलने वाली बात मैं बताता हूँ। अभी घर गया हुआ था, मैं गाँव गया हुआ था, तो वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ने वाला 12th में पढ़ने वाला एक लड़का आया और पूछ रहा, भैया आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो? पता रहता है कि हाँ चलो ठीक है आप थोड़ा बहुत करते हो। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो कह रहे हैं शेयर खरीदते हो या कुछ? मैंने कहा हाँ शेयर खरीदता हूँ। और क्या? तो क्या आप कॉल पुट भी खेलते हो? सोच रहे हो, कॉल पुट खेलते हैं। तो इनको गेम बना रखा है, एक इनको मजा आने लग गया है कॉल पुट खेलना। कौन समझे इनको भाई, ये गेम नहीं है। कॉल पुट गेम नहीं है, ये हेजिंग के टूल्स हैं। जब अपन कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, ऊपर चला गया, वो काफ़ी ऊपर तक चला गया, उसके बाद अपन को एक डर फील होने लग जाता है कि यार अगर स्टॉक मार्केट गिर गया तो उनको हेज करने के लिए बेसिकली ऑप्शंस का यूज किया गया था। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इसी तरीके से यूज किया गया था। इसको सोशल मीडिया ने, अभी वाले ट्रेडर्स ने सॉरी इन सब लोगों ने इसको बना दिया गेम। ये लूडो की तरह खेलते हैं इसको, क्रिकेट की तरह, शतरंज की तरह इनको खेलते हैं। जब भी टाइम मिला 9:15 से 10:30। और इसके बाद तो बड़ी बात तो ये है कि रुकते नहीं है वहाँ पे। लोगों ने इसको और अपना, सब ब्रोकर्स हो गए बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रेफरल से इनकी ब्रोकरेज से अपना शेयर होता है, वो लोग इनको फिर कमोडिटी में ले आते हैं कि चलो ठीक है 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, उसके बाद में भी लेट तक आपको करना है, रात को टाइम मिलता है, तब क्या करें? तो कमोडिटीज़ में, करेंसी में, वहाँ जाके मतलब हालत बहुत ख़राब कर रखी है। शायद ही कोई है जो रियल में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है या रियल में स्टॉक्स में स्विंग में ट्रेड कर रहा है या ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सब कॉल पुट में लगे हुए हैं। ऑप्शंस हैं जो कॉल पुट इनका गेम है, उसी में लगे हुए हैं। तो अपन इस नई सीरीज से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक से अपन कैसे स्टार्ट करें। किसी को पता होता है कि स्टॉक मार्केट में आएँ तो क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से सीखें। और इस तरीके से लॉस के मामले में भी डर जाते हैं सब लोग कि लॉस हो रहा है, और लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से। ये एक बिजनेस है, और बिजनेस कोई भी ले लो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, उस बिज़नेस के बारे में आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है, उसको प्रैक्टिकल तौर पे देखा नहीं है, उसकी हिस्ट्री नहीं जानी है, और आप डायरेक्ट बिना किसी नॉलेज के किसी भी बिजनेस में उतरोगे, आपका लॉस ही होगा। कोई भी बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट भी एक तरीके से बिजनेस है। तो एटलीस्ट सबसे पहले शुरुआत में आप इसके बारे में स्टडी करो। बहुत हिस्ट्री क्या रही है, कोई स्टॉक है, कोई कंपनी है, वो क्या करती है, किस तरह से उसकी ग्रोथ है, उसके टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, मैनेजमेंट की सैलरी क्या है, इनकी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, जो रियल में जो डाटा आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। या फिर अपन को कोई भी टिप दे देता है, यस बैंक ले लो, आइडिया ले लो, या ये ले लो, ये 2 रुपये का शेयर है, ये 1 रुपये का शेयर है, बहुत सस्ता। 1 रुपया 2 रुपये का शेयर सस्ता नहीं होता है। सस्ता होता है कि वो कितना कमा के दे रहा है आपको। अगर आप मारुति का शेयर देखो, HDFC का शेयर देखो, रिलायंस का शेयर देखो, तो महंगे नहीं है। शेयर की प्राइस महंगी है, कंपनियां महंगी नहीं है। बैंकिंग स्टॉक्स देख लो आप, HDFC का पी रेशियो देखोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे तब समझ में आ जाएगा। तो चलो ठीक है, अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपना मोटिव क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में आने का। स्टॉक मार्केट में कोई आएगा तो मैं इस बेसिक पर्पज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्ट कब करेंगे? अपने पास कोई इनकम हो रही है,
उसके बाद में अपने खर्चे होंगे, खर्चों को हटाने के बाद अपने पास कुछ बचेगा जो सेविंग्स होगी। तो वो सेविंग्स अगर अपन अकाउंट में डालते हैं, बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, तो 3% के आसपास एनम रिटर्न मिलता है उस पर। एफडी भी करवा दी तो 6%, 7% मान लो, इतना अपन को रिटर्न मिलता है। या मान लो पीपीएफ में अपन ने ब्लॉक करवा दी 15 साल के लिए, तो उसमें 7.25-8% तक चलो ठीक है अपन चले जाते हैं उसमें। लेकिन अपने साथ मार्केट में अपन जब तक जिंदा है एक राक्षस बोल रहे हैं, एक साथ रहता है, तो वो बहुत भयंकर होता है। वो है महंगाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं जिसको। वो हमेशा साथ चलती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो महंगाई की वजह से अपना एफडी का रिटर्न कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। महंगाई नॉर्मली अगर कागजों में देखा जाए तो अपन को दिखाई जाती है 6 से 7%। तो जितनी महंगाई रहती है एफडी का रिटर्न उतना ही तो रहता है, लगभग 6 से 7%। तो ये कागजों में दिखाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो आते हैं डाटा आते हैं उनमें दिखाई जाती है। लेकिन क्या रियल में महंगाई 6 से 7% है? अगर आप अपने आसपास की चीज़ों के, आप जो सामान यूज करते हो उनके पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आप उनकी रेट्स में फ़र्क देखोगे तो क्या 6 से 7% ही बढ़े हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो 20-20, 30-30% तक बढ़ती है। और रियल में देखी जाए तो महंगाई 10 से 14% के बीच में रहती है। तो अपन ने एफडी करवाई, 1 लाख रुपए की एफडी करवाई, अपना रिटर्न आया 7% के हिसाब से। जबकि अपन 1 लाख का कोई आइटम आज के टाइम पे अगर उसकी तुलना अगले साल से करेंगे तो वो एक 10, एक 14, एक 15 में पड़ेगा। इस तरीके से एफडी अपन को नेगेटिव रिटर्न देती है। अब एफडी नेगेटिव रिटर्न दे रहे तो अपन कहाँ जाएँ? बहुत सारी जगह है निवेश करने के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में ही निवेश क्यों करें? तो चलो ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, तो वो पीपीटी ऑन कर लेते हैं और देखते हैं उसके बारे में क्या हो सकता है। चलो तो अपन आ चुके हैं इस पीपीटी पे। नॉर्मल है, बेसिक, जितना नॉलेज है मैंने उसी के हिसाब से बनाई है, ज़्यादा बहुत फैंसी वाली चीज़ें नहीं है। अपने को एकदम बेसिक जो चीज़ें हैं जो समझनी है उसी के हिसाब से मैंने नॉर्मल बना दी है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, अपन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके लिए अपन एक किसी भी इंसान की एग्जाम्पल के तौर पे मेरी मान लो, किसी की जर्नी ले लेते हैं अपन कि वो शुरू में अपनी पढ़ाई करता है, उसके बाद में जॉब की तैयारी करता है, जॉब लगता है, गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट जॉब हो, जो भी करता है वो करता है। उसके बाद में उसकी इनकम है, उनके एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं और उसकी सेविंग्स है। तो उनको किस तरीके से मैनेज कर सकता है? तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन मान लेते हैं कि किसी इंसान की सैलरी है 50,000 रुपये, उसके खर्चे हैं, फैमिली है तो फैमिली के हिसाब से खर्चे हैं, सिंगल हैं तो कुछ शौक पूरे करते हैं तो शौक के हिसाब से उनके खर्चे हैं, उसके बाद में उनके पास सेविंग बचती है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ सीधा सीधा कि खर्चे वर्चे वाली वाली आती है कि निवेश की ज़रूरत क्यों है। तो उसी के लिए ये वाली स्टोरी अपन चलते हैं। इसके बाद में पता चलेगा ये कहानी सुनने के बाद कि अपन को निवेश की ज़रूरत क्यों पड़ती है, निवेश कहाँ करें, कैसे करें, इन सब के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये 20 साल की किसी का बचत का सफ़र है, मैंने यहाँ डाला है। एक इंसान है जो जिसकी सैलरी मान लेते हैं अपन के एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपये पर मंथ है। तो 30,000 अपन ने उसके खर्चे मान लिए, 20,000 उसकी सेविंग हो गई। तो सालाना देखे तो उसकी आय होगी 6 लाख के आसपास। ठीक है, ये 6 लाख रुपए उसकी सालाना आय हो गई, उसके सालाना खर्चे हो गए 3,60,000 रुपये और उसके पास सेविंग होती है 2,40,000 रुपये एक साल की। ये वाले प्रोसेस उसने यूँ मान लेते कि 30 की एज है, 50 तक नॉर्मल, लास्ट में कुछ अपने शौक भी पूरे करे बुढ़ापे में, तो 50 तक वो जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है। उसके बाद में 20 साल का ये सारा सिस्टम है। 20 साल में उसका अपन जो सैलरी है उसमें कुछ ग्रोथ भी होगी, तो ग्रोथ के हिसाब से अपन ने मान लिया कि 10% का उसके हाइक लगता है हर साल, 10 साल उसकी इंक्रीज होती है सैलरी। और खर्चों में अपन ने सेम किया है, इन्फ्लेशन है अपनी, तो मोटा मोटा अपन ने देख लिया कि 8% के आसपास उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जो उसकी बचत होती है, उनका जैसे पहले साल था 6 लाख की उसकी इनकम थी, 3,60,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, 2,40,000 रुपये बचे। तो इसके ऊपर एक बंदा है जो कुछ नहीं कर रहा, अपने अकाउंट में रखता है और वो बचत करता गया, बचत करता गया, बचत करता गया, और लास्ट में जाके उसके पास 20 साल के बाद में ये अमाउंट उसके पास बचता है, जिसकी वैल्यू है 1,78,90,693। ये तब है जब उसने अपने बेसिक खर्चों के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है, न उसने मकान खरीदा है, न उसने गाड़ी खरीदी है, न उसने और कहीं खर्चे किए हैं। बेसिक खर्चे जो अपन ने 30,000 माने हैं नॉर्मली, और 20,000 की जो बचत है जो उसके अकाउंट में, तो इसके पास लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 2.25 करोड़ के आसपास बचता है। अगर उसका सेम खर्चा इसी तरह से चलता रहा
तो रिटायरमेंट की एज 50 साल के बाद में 8 साल में उसके सारे खर्चे ऑलमोस्ट, उसकी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनकम तो है नहीं। रिटायर होने के बाद काम से अगर वो फ्री हो जाता है तो उसके सारे खर्चे वैसे के वैसे रहेंगे, इनकम उसकी हो गई है बंद। तो जो सेविंग है वो 8 साल में ख़त्म। 8 साल के बाद क्या, डरावना लगता ना, 8 साल बाद क्या होगा? तो क्या किसी तरीके से इस चीज़ से बचा जा सकता है? तो इसका एक छोटा सा सेम अपन ने इन्वेस्टमेंट अपन को कोई बहुत ज़्यादा फैंसी रिटर्न नहीं चाहिए जो अपन को दिखाया जाता है डबल एक साल में, या 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, 20 गुना कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल है 12% का रिटर्न। अगर आप निफ्टी का इतिहास भी देखोगे पिछले 20 साल का, सेंसेक्स का देखोगे 20 साल का, या आप गोल्ड वगैरह का भी देखोगे, तो आपका एवरेज रिटर्न निफ्टी 15 से 18%, सेंसेक्स भी इसी हिसाब से बढ़ा है, गोल्ड 8 10 से 12% के आसपास एनम बढ़ा है। तो अगर इन चीज़ों में आप निवेश करते हो तो आपका क्या सीन रहता है 20 साल के बाद? अब इसमें अपन का सेम वही दिखाया गया है। 6 लाख आपकी इनकम है, वही 3,60,000 रुपये आपके पहले साल में खर्चे हैं। आपकी जो जमा पूंजी थी 2,40,000 रुपये, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया 12% की रेट से। 12% की रेट से आपने कहीं पे इसको इन्वेस्ट कर दिया। अगर 12% की रेट से इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल की जो सेविंग है उसको 19 साल का रिटर्न जनरेट होगा। 19 साल भाई, 20 साल बाद में कितना होता है? तो 19 साल में ये आपके हो जाएंगे 20,67,063 रुपये। ऐसे ही दूसरे साल में जो अपनी बचत हुई, क्योंकि इसमें अपन बढ़ा भी रहे हैं, सालाना इनकम भी बढ़ा रहे हैं, खर्चे भी बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो सेविंग होती है उसके बाद में ये सारे आपके इकट्ठे होती जाएगी, और 20 साल बाद में आपके पास टोटल जो आपकी कैपिटल होगी वो होगी 4,26,95,771 रुपये। 4,26,00,000। तो वहाँ पे अगर 8 साल सर्वाइव कर पाते थे, यहाँ पे आप मोटा मोटी 18-20 साल सर्वाइव कर लोगे। तो मतलब आप 50 में रिटायर हो गए, 18-20 साल 70 की एज तक, ठीक है, बड़ा इशू नहीं है। वो तो तब जब आपने इस कैपिटल को कहीं रिटर्न नहीं किया, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया और इससे कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है, तब है। तो ये डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जरूरी है। एटलीस्ट 12%, मैं तो कह रहा हूँ निफ्टी ये सारी चीज़ें 15%, 20% तक, 18% तक चली जाती है। कुछ स्टॉक्स तो 15 से 20% कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं, जिनमें आप देखोगे एसर मोटर्स देखोगे, नाम देखोगे, HDFC देख लो, रिलायंस देख लो, और बहुत सारी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इस सब के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। अब कोई पूछेगा कि 50,000 किसी की इनकम हो ही नहीं, तो 50,000 के मुकाबले कम होगी। 10% कुल मिला के आपकी सैलरी का 10% तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो इन्वेस्ट के लिए आपके पास पता नहीं है कि कहाँ करें। अब स्टॉक सबसे सही क्यों है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सॉरी, किसी की सैलरी 20,000 है, सपोज करो वो सिर्फ 2,000 रुपये बचा रहा है, 2,000 में भी नहीं, चलो ठीक है 1,000 रुपये बचा रहा है, अब 1,000 रुपये को कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? प्रॉपर्टी खरीद सकता है? नहीं, नहीं खरीद सकता ना। तो 1,000 रुपये की वो SIP करवा लेगा म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड कंपनियां भी लमसम 18-20 हज़ार, जो 18-20% जो निफ्टी रिटर्न देती है उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे उनकी टीम बैठी रहती है। जो काम आप यहाँ खुद करोगे, जो 2-4% एक्स्ट्रा जनरेट करोगे, वहाँ उनकी टीम जनरेट करती है। उनको सैलरी देते हैं, उनकी कंपनी है, सारे खर्चे हैं, उसको काट के वो मैनेज करके आपके 15 से 18% के आसपास रिटर्न जनरेट करते हैं लॉन्ग पीरियड में। लॉन्ग पीरियड का मतलब मिनिमम 5 साल, 5 साल के बाद में। और आप सोचोगे स्टॉक मार्केट में डर रहता है, मार्केट क्रैश हो गया तो, मार्केट गिर गया तो, जैसे 2008 है, 2020 है, बिल्कुल है। लेकिन इससे बचने के भी उपाय हैं। स्टॉक्स में मत डालो। आपको लगता है कंपनी डूब जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, जैसे सारा इंडिया वाला आया, और अपन यस बैंक वाला देखते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डूब जाती है, स्टॉक्स की प्राइस 600 से 2 रुपये पे आ जाती है। तो इससे बचने का एक सीधा सीधा उपाय है कि आप स्टॉक्स में पैसे मत डालो। स्टॉक्स में नहीं डाल, तो कहा सीधा सीधा इंडेक्स में, ETF में लगा दो। इंडेक्स का मतलब निफ्टी, निफ्टी के 50 कंपनियां जो बड़ी है, सेंसेक्स जिस 30 कंपनियां हैं जो बड़ी है। अब इनमें हर 3 महीने से, 6 महीने से, साल भर से इनका सेटलमेंट होता रहता है। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, कंपनी की क्रेडिट धीरे धीरे, तो उसको हटा देते हैं। उसकी जगह जो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है उसको ले आते हैं। तो घटिया कंपनी बाहर, अच्छी कंपनी अंदर।
तो कोई कंपनी डूब सकती है, इंडेक्स नहीं डूबेगा, निफ्टी कहीं नहीं जाएगी। निफ्टी को डूबने के लिए भारत को डूबना पड़ेगा, और जब भारत डूब भी रहा है तो आप अपनी सेविंग बचा के क्या कर लोगे, हैं? सीधी सीधी बात है। और जब भारत डूब रहा है और आपने अपने अकाउंट में पैसे सेविंग अकाउंट में जमा रखे, तो भारत ही डूब रहा है तो बैंक नहीं डूबेंगे क्या? वो भी डूब जाएंगे, तो आपका पैसा वहाँ भी चला जाएगा। तो बेस्ट है यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक ये लास्ट की स्लाइड और देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने। निवेश की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले इन्फ्लेशन से निपटें। 8% हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, अगर 12% रिटर्न जनरेट करते हैं आप, तो एक बड़ी कैपिटल आपके पास जमा हो जाती है। उस बड़ी कैपिटल से आप अपना मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं। शादी, बहुत सारे लोग महंगी शादियाँ करते हैं, वो विदेश घूमना है, भारत घूमना है, तो विदेश टूर हो सकता है आपका, ये सारी, और आपको एक कैपिटल बनानी है, वो हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो रीज़न ये है, स्टॉक मार्केट में छोटे से शुरू करें, लेकिन ज़रूर करें। मुझे लगता है कि ठीक है, नॉर्मल बेसिक जानकारी के लिए ठीक ठाक मैंने ये वाला वीडियो बना दिया है। अगर वीडियो आपको सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ अपने सजेशन देना चाहिए चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ फिर आते हैं, जिनमें अपन कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनको कंपेयर करने की तो कोशिश करेंगे। उसके बाद में अपना प्रॉपर स्टॉक मार्केट वाला नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए राम राम।